आप म्यूट हैं विनोद आशुतोष जी। हाँ जी जी बिल्कुल, विनोद जी के पास जाऊं, उसके पहले राहुल जी से सवाल है। राहुल जी, क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है कि जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं और उन्हीं में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार गंभीर आरोप हैं, जब वो आके बैठ जाते तब क्या होता है? फायदा तो होगा, क्योंकि मैं सहमत हूँ प्रिया से भी और विजय से भी कि ऑप्टिक्स तो बहुत ज़बरदस्त बनी गए हैं। और हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीतिक शैली का एक अभिन्न और बहुत बड़ा हिस्सा है ऑप्टिक्स। पूरे माहौल को छा जाना, चाहे वो कोई अपना कार्यक्रम करते हो देश में या विदेश में, या मीडिया में जिस तरह का वो प्रचार, जिस तरह की वो कवरेज लेते हैं, इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल एक तरह से आच्छादित कर देना माहौल को या पूरे परिदृश्य को, ये उनकी ऑप्टिक्स तो है ही, उनकी एक शैली का हिस्सा है कि कोई अपना प्रतिद्वंदी छोड़ना नहीं है, कोई स्वस्थ प्रतिद्वंदिता में उनका विश्वास नहीं है। किसका है ये सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं उठाया जा सकता। दूसरी बात कि अब इससे विपक्षी एकता की एक जो छवि बननी शुरू हुई थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। इससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? और आप केवल शुद्ध महाराष्ट्र में वोट शेयर और जनाधार के आधार पर ही देखें तो बीजेपी के वहां पे पिछले चुनाव में, जहां तक मैं समझता हूं, कि लगभग 25% वोट शेयर उसको मिला था 2019 में। तो और इन दोनों पार्टियों को लगभग बराबर बराबर, आप जानते हैं, विधायक भी बराबर थे और इनका वोट शेयर भी 16-17 ऐसा प्रतिशत था। तो अब इसका अगर ये जो हर 16 है, 16 का 5% भी लाभ बीजेपी को मिल जाता है, कुल मिलाकर 10% का लाभ, तो 25 से 35 तक की उसकी पहुंच हो जाती है अकेले अपने दम पर। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। और उसके साथ ही ये भी है कि भाई अब कोई बड़ी पार्टी बची ही नहीं महाराष्ट्र में। अब शरद पवार को भी अगर अपनी पार्टी को खड़ा करना है दोबारा, जैसा वो कह रहे हैं, तो उनको बहुत श्रम करना पड़ेगा, एक लंबे अभियान पर निकलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को भी अगर अपनी शिवसेना की पुरानी जमीन हासिल करनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, जो उनके लिए और शरद पवार से भी ज्यादा कठिन होगा। तो विपक्ष को लगभग लंगड़ा तो कर ही दिया है महाराष्ट्र में। तो इससे ये तो सीधा सीधा राजनीतिक लाभ है। अब जहां तक वंशवाद का सवाल है और भ्रष्टाचार के ये जो दो सवाल हैं, इन पर मैं कल से ये कह रहा हूं, जब से ये सब हुआ है, ये केवल हमारे राजनीतिक जो कहूँगा जार्गन है उसका हिस्सा है। ये एक शुद्ध राजनीतिक पाखंड के दोनों मुद्दे बन गए हैं। हर पार्टी वंशवादी परिवारों को और लोगों को लेती है, उनको शामिल करती है, बढ़ाती भी है, उनका भरपूर इस्तेमाल करती है, यानी वंशवाद का इस्तेमाल करती है। और हर पार्टी भ्रष्टाचार का पूरा इस्तेमाल, भ्रष्टाचारियों का इस्तेमाल करती है। तो ये भाषण और मंच की बातें अलग हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो शरद पवार ही उसका जवाब दे चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों का जो असली वोटर है, इन पार्टियों का जो कमिटेड वोटर है, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये सिर्फ हवाई बातें अब रह गई हैं, सिद्धांत की बातें। इनको सिर्फ हवा में ही उछाला जाता है और इनका जमीनी राजनीति पर कोई इनका असर रह नहीं गया। बिल्कुल। विनोद जी, सबसे अंत में आपके पास आया हूं, लेकिन ये जो एक बार बार कहा गया कि भाई विपक्षी एकता को एक तरीके से धक्का लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरा विमर्श लगभग बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा। महाराष्ट्र के अंदर जो आशंकाएं थी बीजेपी को, उनको लगता है कि शायद इससे उनको वो पार पा जाएंगे। लेकिन क्या ये दर्शाता नहीं है कि जब आपको उन लोगों के साथ बैठना पड़े जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, तब कहीं कुछ ज्यादा गहरी बात थी जिसको आप या कोई गहरी बात जिसको आप छुपाते हुए, लेकिन उसको उसका खमियाजा न हो, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये कि पिछले दिनों जिस तरीके से साकाल का सर्वे आया था और उसमें ये स्पष्ट था कि महाराष्ट्र जो एमवीए है, विकास अघाड़ी, वो बढ़त में दिखाई पड़ रही थी। तो क्या उस बढ़त ने बीजेपी को इस चीज के लिए मजबूर किया कि 48 सीटें महाराष्ट्र से आती हैं, और अगर उसमें बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में नुकसान हो गया तो फिर दिल्ली की कुर्सी के लिए भी दिक्कत पैदा हो सकती है? क्या ये ज्यादा बड़ा राजनीतिक दांव है? देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं आशुतोष, थोड़ा समझ लीजिएगा।
राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करूं। अब जैसे ऑप्टिक्स की बात हो रही थी, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स का मुझे लगता है ये हमारे शास्त्रों में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माया। मायावी जैसे होते थे ना कि पुराने जो असुर और बड़े बड़े होते थे सम्राट, वो मायावी बहुत थे और उनकी माया जो है कई बार देवताओं को सबको पराजित कर देती थी। तो मुझे लगता है माया ही है। और अगर आज के संदर्भ में बात करें तो वर्चुअल वर्ल्ड और एक्चुअल वर्ल्ड, तो ये वर्चुअली तो बहुत फायदे में दिखाई पड़ रही है बीजेपी कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा उनके एक माया हो गई, एक मोहजाल हो गया, विपक्ष की एकता जो है खंडित होते हुए दिखाई पड़ने लगी, या प्रचार किया जाने लगा कि अब देखिए प्रचार का हाल ये है कि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप से नाराज होकर वो प्रफुल्ल पटेल और ये अजीत पवार गए हैं उधर, और राहुल गांधी की लीडरशिप से जनता दल यू के लोग नाराज हैं, वो भी अलग होने वाले। ये सुशील मोदी ने कहा और ये प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जबकि राहुल गांधी न तो कहीं अभी लीडरशिप के रोल में खुद को रख रहे हैं, ना कांग्रेस रख रही है। लेकिन यही है, ये माया का एक हिस्सा है कि कौन सी माया की राहुल गांधी का नाम ले दो, राहुल गांधी का नाम ले दो। तो ये तो मायावी वाली स्थिति है कि बड़ा माहौल हो गया कि साहब विपक्ष की एकता जो है उसको, उस पर सवाल हो गया, प्रश्न चिन्ह उठ गया, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल वहां थे और वो खुद उधर चले गए। और ये संदेश दिया जा रहा है कि अभी देखिए और भी लोग जा सकते हैं, यूपी में हो सकता है, बिहार में हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। तो यही है माया, यह है वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा मामला कि बहुत ताकतवर अपने को दिखाना कि हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन जमीन पर क्या सच्चाई है? अभी हमारे ही किसी मित्र ने, पैनलिस्ट ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एकनाथ शिंदे का प्रयोग भी उनको शिवसेना का वोट नहीं दिला पा रहा है, तब उन्होंने एनसीपी वाला ये प्रयोग किया कि हमें एक मराठा नेता चाहिए, मराठा वोट चाहिए, क्योंकि वो हिंदुत्व का वोट जो शिवसेना का वोट है वो बीजेपी को लगा कि वो नहीं मिल पा रहा है। वो सारी सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है। तो जब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का प्रयोग शिवसेना का वोट नहीं तोड़ पा रहा है, तो क्या अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल का वोट शरद पवार का वोट तोड़ पाएगा? ये एक प्रश्न है। और जो अभी हमारे मराठी पत्रकार ने कहा, उन्होंने कि जो पूरा नेटवर्क जो शरद पवार का है मराठा राजनीति पे, क्या अजीत पवार उसको तोड़ पाएंगे? अभी तो सत्ता में है, चूंकि वहां सरकार है और ये सारे विधायक जो गए हैं ये सत्ता का सुख लेने भी गए हैं और सत्ता के कोप से बचने के लिए भी गए हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि सत्ता के कोप से बचने के लिए इसलिए गए हैं कि जो सूचनाएं मिली हम लोगों को अपने तमाम सारे मुंबई के मित्रों के द्वारा कि पिछले 3-4 महीनों से एनसीपी के कई विधायक शरद पवार के पास जाके ये कह रहे थे कि भाई उनको साहब, उनको ईडी की जांच हो रही है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की जांच हो रही, दबाव पड़ रहा है। तो शरद पवार ने उनसे कहा कि भाई लड़ना है अगर यहाँ मेरे साथ रह के, तो जेल जाने के लिए तैयार रहो, जैसे नवाब मलिक जेल में है या अनिल देशमुख जेल गए, और अगर आप नहीं लड़ सकते हो तो जहां मर्जी वहां चले जाओ। तो शरद पवार को खुद इसकी जानकारी थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जिनके ऊपर आप देखिए जो लोग गए हैं वो सब गंभीर जांच में ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की जांच में फंसे हुए हैं। जो लोग, खासकर जो मंत्री बने, उनको देख लीजिए। प्रफुल्ल पटेल के का मामला सबको मालूम है, एयरबस वाला मामला जो है वो बिल्कुल सतह पर है। तो इसके पीछे असली काम तो ये है ना भाई। अब शरद पवार इस बात को पहचानते हैं, और मैं अब डबल गेम इसलिए नहीं मान रहा हूं। वैसे तो शरद पवार डबल क्या ट्रिपल गेम भी खेलते रहे हैं, उसमें वो माहिर हैं। वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मन में है, क्या दिमाग में है, क्या दिल में है, क्या कहते हैं, उसको उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। ये बात तो सही है। लेकिन जो हम लोग थोड़ा असेसमेंट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस समय डबल गेम में है वो, क्योंकि जिस तरह वो निकले सतारा में जाके, उन्होंने जो बोला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और यहाँ तक कहा कि मैं बीजेपी को उसकी जगह बता दूंगा, दिखा दूंगा या पहुंचा दूंगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं पूरे जिलों में जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, उनको कहूंगा इतना प्यार मुझे दिया है तो मैं 3 महीने में तस्वीर बदल दूंगा। तो ये वो लड़ाई के मूड में हैं। उनके खिलाफ या उनके रास्ते में अगर एक ही बाधा है तो वो उनकी उम्र है, उम्र और स्वास्थ्य। अगर वाकई उनके अंदर जिजीविषा पूरी है लड़ने की, अब ये निर्भर करता है सुप्रिया सुले जो है, जो उनकी बेटी है, उत्तराधिकारी भी हो गई है, वो किस तरह से अपने पिता का हाथ बटाती हैं इस पूरी लड़ाई में। क्योंकि सुप्रिया सुले के लिए भी एक अवसर भी है ये, पूरी एनसीपी पर अपना नेतृत्व स्थापित करने का। और साथ ही साथ महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय से महिला राजनेताओं का वर्चस्व, क्या उनका बिल्कुल शून्यता हो गई है। एक जमाने में शालिनी ताई पाटिल, प्रतिभा पाटिल, मृणाल गोरे जैसी तमाम बड़ी बड़ी महिला नेताएं थी जिनको महाराष्ट्र के बाहर भी लोग जानते थे। आज ऐसी कोई महिला नेत्री नहीं है जो महाराष्ट्र में जिसका प्रभाव हो।
ये सुप्रिया सुले के लिए भी एक अच्छा मौका है कि अगर थोड़ा वो निकले और अपने पिता के साथ जाएंगी तो शरद पवार का अपना बेस है, जनाधार है, उसमें मेहनत की जरूरत है। और अगर वो मेहनत कर ले गए और उद्धव ठाकरे मेहनत कर ले गए, जो राहुल देव जी कह रहे हैं, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअली रहेगा, ये सिर्फ माया ही रहेगी। और एक बाण काटी सब माया, जो रामायण में आता है, तो सारी माया कट जाएगी। ये निर्भर करेगा इनकी आने वाली मेहनत पर। ये बात सही है कि इससे एक परसेप्शन के लेवल पर जो भाजपा को जो चिंता थी महाराष्ट्र को लेकर के, वो अभी इसमें कामयाब हो रही है कि देखिए महाराष्ट्र को हमने जो है तोड़ दिया, अब हमारे जो कार्यकर्ता है वो लोकसभा के चुनाव में लड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा आशुतोष जी, आज मेरी बात हो रही थी मुंबई में एक सज्जन से, तो वो कह रहे थे कि एक इंप्रेशन, एक संकेत ये बड़ा खराब गया है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी को लोग एक गंभीर पार्टी मानते रहे हैं, एक ऐसी पार्टी मानते रहे हैं जो आम जो तोड़ फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में खास करके और इन सबसे अलग रही है, और उसके प्रति एक सहानुभूति भी थी। और खास करके जब शिवसेना ने जो है बीजेपी का साथ न देके एनसीपी और अगाड़ी से हाथ मिलाया, तो एक सहानुभूति जो पैदा हुई थी बीजेपी के प्रति, वो सहानुभूति इन सारे ऑपरेशन से, प्रकरणों से खत्म हो गई है और बीजेपी भी उसी श्रेणी में आ गई है जिस श्रेणी में दूसरी पार्टियां हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।